Hello students. So let's start with our next topic, which is example 8.4. Pay attention. I'm reading the question. The question is little bit lengthy and little bit complicated too. So pay attention. Two uniform solid spheres of equal radius r. We have two spheres. Both the spheres are having same radius r, but mass m and 4m. Have a center to center separation 6r. Center to center separation is given by 6r. The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. So तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, सॉरी ये हो जाएगा स्मॉल m. सो हमें क्या करना है कि ये स्मॉल m ऑब्जेक्ट को ये m मास वाले सरफेस से 4m मास वाला जो स्फीयर है उसके सेंटर पे फेंकना है, टुवर्ड्स द सेंटर. Obtain an expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere. कितनी वेलोसिटी से फेंकना चाहिए? What velocity should we give here so that this particle will reach up to here? यहाँ तक पहुंच जाए, इसके लिए कितना उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा. ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, हमें उतनी ही वेलोसिटी देनी है कि वो वेलोसिटी का यूज करके वो पहुंच जाए न्यूट्रल पॉइंट तक. n इज अवर न्यूट्रल पॉइंट. मतलब एक ऐसा पॉइंट कि जहां पे वो पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा बाय m और एक फोर्स लगेगा बाय 4m, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे. जैसे कि जैसे जैसे ये पार्टिकल दूर जाएगा तो क्या होगा, अभी राइट नाउ मान लो कि पार्टिकल यहां पे है, सो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि वो ये स्फीयर से पास में है. इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा. बट जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसका ग्रेविटेशन फील्ड कम होगा, इसका ग्रेविटेशन फील्ड ज्यादा हो जाएगा. सो बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा कि इसका और इसका दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा. वी हैव अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन विच द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. दिस पॉइंट इज नोन एज अ न्यूट्रल पॉइंट. यहां पे टोटल फोर्स कितने होंगे? 0. इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, इमेजिन करो कि वो जो पॉइंट है उसका ये सेंटर से डिस्टेंस है r. लेट मी ड्रॉ इट हियर. सपोज न्यूट्रल पॉइंट का यहां से डिस्टेंस है r. सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा यहां पे हो जाएगा 6r माइनस r. रेडी? चलो, सो यहां पे ये पॉइंट पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? g m1 m2 बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 कैपिटल m1 m2 बाय r. ठीक है, चलो. सो यहां पे g कैंसिल, m कैंसिल, m कैंसिल, m कैंसिल.
तो क्या बचा 1/r² इज इक्वल टू 4/6r माइनस r होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां पे ले जाते तो 6r माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। सो हियर इट इज गिवन बाय, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ तो a² मीन्स 36r² माइनस 2ab मीन्स 12rr प्लस r² इज इक्वल टू 4r²। सो ये अगर लेफ्ट में आएगा तो माइनस 4r² हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इवेंचुअली आंसर हो जाएगा 3r² माइनस 36r² माइनस 12rr माइनस 3r² इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर 3 कॉमन निकाल दे, कॉमन निकाल के यहाँ पे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 12r² माइनस 4rr माइनस r² इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स करें तो 12r² माइनस 6rr प्लस 2rr माइनस r² इज इक्वल टू 0। सो 6r से कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 2r माइनस r, यस 2r माइनस r। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे अब इस पे, यहाँ पे सिर्फ r, सो 2r माइनस r इज इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव यू 6r प्लस r इज इक्वल टू 0 और 2r माइनस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर स्मॉल r का सब्जेक्ट बनाओगे तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस 6r और 2r इज इक्वल टू r। ठीक है, नाउ मैथमेटिकली यहाँ पे माइनस डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो ये आंसर जो है वो हमारा रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2r, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है 2r। सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 6r माइनस ये स्मॉल r की जगह 2r रखो, 6r माइनस 2r तो ये हो जाएगा हमारा 4r। दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, बट हमें तो क्या फाइंड करना था, हमें ये तो नहीं फाइंड करना था कि ये न्यूट्रल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, हमें तो ये फाइंड करना था कि कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो करना पड़ेगा। लेट्स सी, सपोज ये है हमारा पॉइंट नंबर 1 और इसको बोल देते पॉइंट नंबर 2। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 पे अगर टोटल एनर्जी फाइंड करो, सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू के प्लस यू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने थ्रो किया है तो यहाँ पे ऑब्वियस उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। और ये यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था तो सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -gm/r। ठीक है, सॉरी सरफेस पे है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस जितना कैपिटल R, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R, है ना। पॉइंट नंबर 1 मतलब ऑब्जेक्ट को अभी हम सरफेस पे कंसीडर कर रहे हैं। नाउ E क्या हो जाएगा, E मीन्स व्हेन अवर पार्टिकल रीचेज अप टू हियर, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब टोटल फोर्स इज 0, कोई फोर्स ही नहीं है, नो फोर्स मीन्स नो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे था तो ये प्लैनेट तो पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, बट ये प्लैनेट भी तो पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा ना। तो ये प्लैनेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g
4m m, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5r। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का 5r, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5r। यस, ये टर्म अब कंप्लीट हुआ। नाउ व्हेन पार्टिकल रीचेस हियर, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल लगेगा -g m, है ना, इसका मास m और इसका मास m बाय ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना था, ये हमने फाइंड किया 2r था, माइनस g 4m m बाय 4r। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E0 इज इक्वल टू ई। क्या होता है, E0 इज इक्वल टू ई। सो दोनों को इक्वेट करो तो 1/2 mv² माइनस g m बाय r माइनस g 4m बाय 5r इज इक्वल टू माइनस g m बाय 2r माइनस 4g m बाय 4r। ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले तो यहां सब में से m कट कर दो, तो क्या बचेगा, v² बाय 2 माइनस जी एम बाय आर माइनस 4g m बाय 5r इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय 2r माइनस 4g m बाय 4r। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 4 भी कट हो जाएगा। सो क्या बचेगा, v² बाय 2 माइनस जी एम बाय आर माइनस 4g m बाय 5r माइनस जी एम बाय 2r माइनस जी एम बाय आर। इन दोनों को ले जाओ राइट में। सो v² बाय 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय 2r माइनस जी एम बाय आर प्लस जी एम बाय आर प्लस 4gm बाय 5r, ये कट हो गया। सो v² बाय 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय 2r प्लस 4gm बाय 5r। ठीक है, सो v² बाय 2 इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकाल दो gm बाय r, तो क्या बचा -1/2 एंड प्लस 4/5। ठीक है, सो लेट्स टेक द एलसीएम। gm बाय r ये हो जाएगा -5 प्लस 8/10। सो v² बाय 2 इज इक्वल टू gm बाय r एंड दिस वन इज अ 3/10। अब 2 को ऊपर ले लो तो v² इज इक्वल टू gm3 इंटू 2 बाय r इंटू 10, 2 5s are 10। So v² is equal to 3gm by 5r. So v is equal to under root 3gm by 5r. This is our answer with complete detailed solution, है ना। चलो, सो न्यूमेरिकल तो इजी है, बस ये थोड़े लंबे लंबे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। एक बार आप सेलेक्ट करोगे तो भी हो जाएगा, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अनदर अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, चलो
सो यहाँ पे अगेन ये जो थियरी है टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दी है, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स मतलब फॉर्मूलाज यूज किए हैं, कंसेप्ट भी थोड़ा टफ वाला लिया है. व्हाट वी विल डू, मैं अगेन इसको मेरी मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है अर्थ सैटेलाइट में. चलो, सो मान लो कि ये अर्थ है और उसके अराउंड यहां पे एक सैटेलाइट जो है जिसका मास m है, ये है हमारा सैटेलाइट. ठीक है, एंड दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद द रेडियस r. कितनी रेडियस है उसकी? r. नाउ सी, सैटेलाइट में हम कितनी चीजें फाइंड करेंगे कि भी सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है, सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जितनी भी चीजें तुम्हें अगर सैटेलाइट के लिए फाइंड करने के लिए बोले, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला. विच फॉर्मूला इज दैट? तो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ऑब्वियसली mv²/r तो लगेगा ही लगेगा. बट यहां पे दोनों के बीच में एक और फोर्स लगेगा. इफ दिस इज द मास me, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा g MEm/r². यहां पे m कैंसिल हो गया. ठीक है, अच्छा चलो पहले एक काम करो, इसको कट नहीं करते हैं. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. ठीक है, यही फॉर्मूला में से आप कितनी सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि mv²/r इज इक्वल टू g MEm/r². तो m कैंसिल हो गया. यहां से अगर r में कट कर दूं तो क्या हो गया? v² इज इक्वल टू g me/r. ठीक है, चलो तो ये हमें v मिल गया. अब यहां पे अगर मैं रखूं v इज इक्वल टू 2πr/t, इफ आई एम प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ v ओवर हियर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 4π²r² इज इक्वल टू g me/r. r को यहां पे ले जाओ एंड t को यहां पे ले जाओ, तो 4π²r³ g इज इक्वल टू t². ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है. इफ इट इज अ कांस्टेंट, यस इट इज अ कांस्टेंट, सो रिजल्ट इज t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. इट इज अ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, तो यहां पे देखो कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको ये पूछा कि सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्यूशन कर रहा है, सो यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, रिवॉल्विंग वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. अगर आपको ऐसा पूछा कि उसका पीरियोडिक टाइम कितना है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टाइम. इफ दे आर सेइंग कि सैटेलाइट जो है वो कितनी एनर्जी से कितनी काइनेटिक एनर्जी से गोल गोल घूम रहा है, सो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है तो भी यही फॉर्मूला. अगेन मैं ये फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, mv²/r इज इक्वल टू g MEm/r². सो m कैंसिल, सॉरी ये m हमें रखना है, ये m कैंसिल नहीं करना है. r कैंसिल कर दो और दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज 1/2 mv² इज इक्वल टू g me/2r. This 1/2 mv² is the kinetic energy. So you have a formula of kinetic energy, है ना. तो सेम फॉर्मूला से हमने वेलोसिटी,
सबसे बॉटम में इसका पीरियोडिक टाइम, और वही फॉर्मूला से हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड की है। ठीक है, ये एम हमने कट नहीं किया है। So here the important formulas are this: velocity of revolving orbit, periodic time of revolving orbit, and kinetic energy of the satellite. So now one more important thing. See our theory number 8.10, energy of an orbiting satellite. Very important concept, pay attention. ये जो सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्यूशन कर रहा है, see the satellite which is revolving around the earth, what will be the potential energy of this system? So according to the concepts कि potential energy क्या होगा, U is equal to minus G MEM by R. What is the kinetic energy of same satellite? So kinetic energy हमें यहाँ पे मिला K is equal to G ME by 2R. ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? E is equal to K plus U. So E is equal to K is a GME by 2R, and we have to do some correction over here. यहाँ पे हमने M कट नहीं किया था, सो यहाँ पे M लिखना रह गए थे, यहाँ पे M भी आएगा. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी इज GMEM by 2R. सो काइनेटिक एनर्जी GMEM by 2R. And potential energy U is given by minus GMEM by R. So E is equal to GMEM by R. So बचेगा क्या, 1/2 - 1. अगर हम दोनों में से GMEM by R कॉमन निकाल दे तो सो E is equal to आधे में से एक जब जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2. सो माइनस GMEM by 2R. सो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. सो आई एम प्लेसिंग द वैल्यू ओवर हियर minus GMEM by 2R. ठीक है. सो यहां पे अब ये फॉर्मूला को अच्छे से एनालिसिस करें. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पे अटेंशन. क्या होगा यहां पे, लेट्स से कि काइनेटिक एनर्जी की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं x. ये वैल्यू क्या है, सपोज x. अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, GMEM by 2R को अगर x लिया था तो ये टोटल एनर्जी होगी -x. सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ -2x, है ना. अगर यहीं पे यहां पे अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा. सो दीज रिलेशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. If a satellite, in the case of satellite which is revolving around the earth, in that case if the satellite is having kinetic energy x, so the satellite has the total energy -x and potential energy -2x. ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली बोलेगा कि एक सैटेलाइट है, वन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला कि 36 जूल है. जो सैटेलाइट है बोल रहा है कि वो रिवॉल्यूशन कर रहा है.
उसकी काइनेटिक एनर्जी 36 जूल है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी दी है 36, मतलब x की वैल्यू दी है 36, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -2x, 2 इंटू 36 और आगे -2 इंटू 36, ये हो गया आपका आंसर, है ना। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखने ही है आपको, बट ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारा पूरा अर्थ सैटेलाइट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। यहां पे व्हेन यू सी द डायग्राम केयरफुली, सो यू कैन नोटिस दैट कि ये जो r है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इतना डिस्टेंस है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, सो ये डिस्टेंस हो गया RE, और अर्थ सरफेस से उसकी हाइट अगर कंसीडर करें h, सो टोटल डिस्टेंस r क्या हो जाएगा? RE प्लस h। हमारी टेक्स्ट बुक में जो भी थ्योरी के फॉर्मूलाज दिए हैं वो सारे फॉर्मूलाज में स्मॉल r की जगह RE प्लस h रखा है। यू कैन वेरीफाई ऑल द टर्म्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड अगर वेलोसिटी है तो वहां पर भी r की जगह RE प्लस h होगा, पीरियोडिक टाइम है तो वहां भी r की जगह RE प्लस h होगा, ठीक है। यू कैन वेरीफाई इट, बाकी सब तो सेम ही है ना। चलो, सो यहां पे हमारा सैटेलाइट का टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है, एंड अगर आपने रियलाइज किया हो तो आपको पता चला होगा कि भाई टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उससे तो काफ़ी ही शॉर्ट में, काफ़ी सिंपल वे में मैंने 2 थियरीज कंप्लीट की है। एक तो थियरी 8.9 अर्थ सैटेलाइट एंड द अदर इज 8.10 एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, है ना। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड सी कि 11th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। यहाँ पे हमने पार्ट 1 में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, सिर्फ एडिशनल एक्सरसाइज नहीं की है। हाँ, चैप्टर्स में से कुछ थियरी पोर्शन भी रिड्यूस हो चुका है, बट 11th क्या है कि थोड़ा बेसिक है, 12th में उसका यूज़ ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली 11th बेसिक है तो 12th में उसका यूज़ होगा। JEE एंड नीट में 11th 12th दोनों आता है, इसीलिए पार्ट 1 मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही अच्छे से कंप्लीट किया है। काफ़ी सारे टॉपिक सिलेबस में से निकल चुके हैं, फिर भी मैंने सारे ही टॉपिक इसमें कवर किए हैं। बट पार्ट 2 को हम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड सिलेबस जाएंगे। 30% जो भी रिड्यूस किया है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो जो है मैं आपको ओरली ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई ये टॉपिक में क्या होगा, ये है वो है। बाकी जो भी बोर्ड ने सिलेबस हमें नया पैटर्न दिया है उसी को फॉलो करेंगे और उसी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये थियरीज को अच्छे से देखना, बुक में से नहीं समझ में आ रही तो मैंने जैसे बताया वैसे लिखना है आपको, है ना, कुछ भी गलत नहीं है। फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए ना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है डेफिनेटली यू कैन क्रैक द MCQs। सो रीड वेल, लर्न वेल, और यहाँ तक अच्छे से पढ़ो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट you can ask me in the message section. Thank you very much my dear students.